मशहूर क्रांतिकारी शायर दुष्यंत कुमार ने कहा है, खास सड़कें बंद हैं तब से मरम्मत के लिए। जी हां, ये हमारे वक्त की सबसे सही पहचान। किसानों ने कहा 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा आंदोलन, सोच लो सरकार। इस बात को लेकर मचा बवाल, तो मैं लेकर आया देश का सवाल। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। देश भर में किसानों का चक्का जाम खत्म होने के बाद आज किसान नेता राकेश टिकैत सामने आए और अपने मन से किसानों को संबोधित करते हुए टिकैत ने कृषि कानून के मुद्दे पर सरकार पर एक के बाद एक कई हमले बोले। अपने मन से टिकैत ने आज सरकार को फिर एक बार अल्टीमेटम दिया। टिकैत ने यह साफ किया कि उनका आंदोलन 2 अक्टूबर से पहले खत्म होने वाला नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि इस देश का किसान सरकार की लगाई हुई एक कील काट कर जाएगा, एक एक कील काट कर जाएगा। सरकार पर हमला बोलते हुए टिकैत ने और क्या क्या कहा, सबसे पहले आप वो सुनिए। इनका बगैर इलाज करें यहां से जाएंगे, दिल्ली की एक का कील काट कर जाएंगे। कील का मतलब समझ गए नहीं समझे? दिल्ली की कील काट कर जाएंगे, कील काट कर। गांव वाले समझ जाएंगे तब फिर कहेंगे कील काटने की बात करी। हाँ करी, हमने कील काटने की बात करी, फिर करेंगे दिल्ली की एक का कील काट कर जाएंगे। इनको देश से लगाव नहीं है, ये जरा साहब, इनको देश से कोई लगाव नहीं है, इनको व्यापारियों से लगाव है, इनको किसान से लगाव नहीं है, उसके अनाज से लगाव है, इनको मिट्टी से लगाव नहीं है, इनको अन्न से लगाव है। ये कील बोएंगे, हम अनाज बोएंगे। सरकार की जब समझ में आ जाए, जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाए, जब वो बात कर ले। हमारी कमेटी भी वही है, हमारा पंच भी वही रहेगा और हमारे पंच भी वही रहेंगे। गलत फहमी में ना पड़े, ना मंच बदलेंगे ना पंच बदलेंगे। वे कील बोएंगे, हम फसल बोएंगे। हम भी किसान हैं, हम ही जवान हैं, ये नारा इस आंदोलन का रहेगा। एक एक कील निकालकर किसान आगे बढ़ेगा। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि उनका आंदोलन 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा और इसके लिए किसानों ने पूरी तैयारी कर रखी है। सरकार को अगर समझ में आ रही हो, किसानों से बात करें, एमएसपी पे कानून बनावे, 3 कानूनों को वापसी ले। जब भी घर वापसी होगी उससे पहले किसान घर नहीं जाएगा। टारगेट 2 अक्टूबर तक है हमारा, उसके बाद आगे का प्रोग्राम बढ़ाएंगे। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आपके टीवी स्क्रीन पर आखिर राहुल ने लिखा क्या? अन्नदाता का शांतिपूर्ण सत्याग्रह देश हित में है। ये 3 कानून सिर्फ किसान मजदूर के लिए ही नहीं, जनता और देश के लिए भी घातक हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट। जी हां, फिर एक बार सरकार पर सीधे हमला। जी हां, हमारे साथ इस पर चर्चा और बहस करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। पैनल में चिरपरिचित चेहरे, जाने पहचाने चेहरे, जो लगातार इस आंदोलन के लगभग 73-74 दिन पूरे होने के बाद हमारे साथ देश का सवाल में जब जब हमने कहा तब तब आप सब लोग शामिल हुए। आप सभी का धन्यवाद। आपके टीवी स्क्रीन पर, जी हां, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को खासे अंदाज में समझने वाली बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा हमारे साथ हैं। चारू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, लेकिन आप ही का जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश से ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, जी हां, पूर्व मंत्री डॉक्टर अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं। डॉक्टर अनुराग, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस के तेज और युवा प्रवक्ता, जी हां, तेज तर्रार अंदाज में लेकिन बड़े शालीन तरीके से अपनी बात रखते हैं, ऐसे अंशुल अभिजीत, आपका भी स्वागत है हमारे साथ किसान नेताओं की बात करने वाले, जी हां, किसानों की बात करने वाले, कृषि विशेषज्ञ, जी हां, संशोधन कर अपनी बात को नहीं रखते, वो वही कहते हैं जो वो जानते हैं, समझते हैं और किसानों के हित की होती है। किसानों के हक की बात करने वाले ऐसे चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, आपका स्वागत है। और हमारे साथ कृषि मामलों के जानकार
डॉक्टर बीरपाल जी। जी हाँ, डॉक्टर बीरपाल बड़ी बेबाकी से वो बातें रखते हैं, चाहे किसानों को बुरा लगे तो लगता रहे, लेकिन जो किसानों के हित में उन्हें लगता है कि ये बातें किसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती हैं, तो डॉक्टर बीरपाल आप अपने अंदाज में वो बातें भी रखते हैं। आइए सबसे पहले आज जो हमने देखा और समझा, चक्का जाम शांतिपूर्ण खत्म हुआ, बहुत देश में सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन खत्म होने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने जो कहा, राकेश टिकैत ने कहा एक एक कील निकाल कर किसान आगे बढ़ेगा, आगे जाएगा। जी हां, 26 जनवरी की हिंसा को लेकर अभी जांच जारी है, राकेश टिकैत पर भी मामला है। ऐसे में कानून क्या सोचता है, ये अल्टीमेटम, क्या ये कानून फिर से हाथ में लेने की बात है? इस पर हम जानकारी लेंगे एडवोकेट निशा बंद से। निशा जी, 26 जनवरी की हिंसा के घाव अब भी ताजे हैं, ऐसे में पुलिस जांच कर रही है। आखिर इस तरह की धमकी, इस तरह का अल्टीमेटम, आपको क्या लगता है कि ये कानून हाथ में लेना, उकसाना? क्योंकि हमें याद है 26 जनवरी के पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें राकेश टिकैत ये कह रहे थे, लाठी डंडे लेकर जाना, समझे? ये कह रहे थे, ये मैं नहीं कह रहा। जी हाँ, निशा बंद जी। जी 26 जनवरी की जो हिंसा है, इसके बाद से 45 केस जो हमने देखे हैं, जो एफआईआर जो रजिस्टर हुई है, और ऑलमोस्ट 14 क्राइम ब्रांच जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। एक एफआईआर है जो सामने आई है, जो बिना नाम की एफआईआर जो रजिस्टर हुई है अभी 3 दिन पहले जो रजिस्टर हुई है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू है, अभी जांच उस पर हो रही है। पुलिस, दिल्ली पुलिस जो है वो पर्याप्त सबूत जुटाने में इसमें लगी है, और एक जांच जो है उस पर अभी भी और कर रही है। जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, जो हमारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, जो सीरियस इन नेचर होते हैं, जिसमें पुलिस को स्पेशल पावर होती है डायरेक्ट अरेस्ट की, तो इसमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, पुलिस अपने आप से जाके डायरेक्ट अरेस्ट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत ही क्लियर गाइडलाइंस, बहुत सारे जजमेंट्स में, बहुत सारे केसेस की जजमेंट्स में क्लियर गाइडलाइंस दी हैं कि अगर जो एक पावर टू अरेस्ट है वो एक स्पेशल पावर है, और वो बहुत ही कॉशन के साथ में यूज करनी चाहिए। जहां पर सम्मन करके, इन्वेस्टिगेशन करके उस चीज को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो उसे उसमें पहले सम्मन करना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन पहले अपनी पूरी कंप्लीट करनी चाहिए, तभी जाकर अरेस्ट की पावर को अपनी यूज करना चाहिए। तो जैसे कि अभी हमने राकेश टिकैत जी जो हमारे हैं, इनके केस में भी हमने देखा है कि एफआईआर में उनका नाम आया है, लुकआउट सम्मन ऑलरेडी जारी हो चुके हैं, पर एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी पूरी होनी बाकी है। तो मैं मानती हूं कि ये अरेस्ट होना तय है, पर एक पर्याप्त जांच के बाद में ही ये अरेस्ट होना सामने आएगा। जी आने निशा जी, आप ये कह रही हैं पुलिस के पास इस समय जो सबूत और साक्ष्य हैं उसके मुताबिक जो प्राप्त है वो पर्याप्त अभी नहीं है, जांच जारी है। जांच अभी जारी है, और जांच को अभी पर्याप्त होने में अभी टाइम लगेगा। पुलिस अपना पूरा काम ढंग से कर रही है, और जैसे ही सबूत, इसके पुख्ता सबूत इकट्ठे होंगे तो इसमें बहुत सारी अरेस्ट सामने आएंगे। जी हाँ, आइए चलते हैं हम अपने पैनल, सियासी पैनल की तरफ। हमने कानून की राय और कानून क्या सोचता है और कैसे देखता है कानून, इस पर जाना। हमारे साथ चारू प्रज्ञा हैं। चारू जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप बहुत अच्छे से जानती समझती हैं। जी हाँ, और जहां तक बात की जाए सरकार की जो सख्ती रही 26 जनवरी के बाद, 26 जनवरी से 28 जनवरी के बीच का जो फेज रहा, सरकार की जो सख्ती वो नरमी में बदलती दिखाई दे रही है, क्योंकि जाट वोट बहुत मायने रखते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव। मनीष जी, आप खुद ही इसको एक सियासी दांवपेच बता रहे हैं, तो सबको ये समझ में आ रहा है जो ये आंदोलन चल रहा है, अब ये किसान आंदोलन नहीं रहा, अब ये एक राजनीतिक आंदोलन बन चुका है। अब ये एक वो आंदोलन बन चुका है जहां मरी हुई पॉलिटिकल पार्टीज में थोड़ी सी जान आ गई है। उनको ऐसा लग रहा है कि किसानों के कंधों पर रखकर एक बंदूक चलाएंगे और शायद उनको राजनीति में थोड़ी अहमियत अब मिल जाएगी, क्योंकि पिछले नियरली 10 साल से हम देख रहे हैं उनकी कोई अहमियत तो बची नहीं थी। देखिए, किसानों की जितनी मांग थी वो तो सरकार ने सुनी है और पूरी भी करी है, और तो और सरकार ने ये भी कहा है कि 1.5 साल तक इस कानून को लागू करा नहीं जाएगा, और 1.5 साल में बातचीत होगी, एक कमेटी बनाई जाएगी, और जो बची हुई किसान की समस्या है उसको भी सुनकर पूरा करा जाएगा। तो जहां तक मांगों की बात है वो तो मान ली गई है, जहां तक किसानों को साथ लेके सरकार की आगे बढ़ने की बात है उसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। और क्योंकि सरकार अभी भी बातचीत करना चाहती है, इसका मतलब ये है कि सरकार समझती है कि किसान कितने हमारे सिस्टम के लिए, हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट है, और उनको आगे बढ़ाना कितना इम्पोर्टेंट है, उनकी आमदनी बेहतर हो उसका हमको कितना ख्याल रखना है, और उसका हम तभी ख्याल रख पाएंगे जब यहाँ पर नए रिफॉर्म्स आ पाएंगे। उनको नहीं लगता, जब भी कोई रिफॉर्म आता है
थोड़ा चारू जी, समय लगता है और चारू उसको जी, जमीन उनको का- नहीं लगता कि उनकी आमदनी बढ़ेगी। उन्हें ये लगता है कि उनकी रोटी तिजोरी में बंद होने वाली है। एक दूसरा, उन्हें लगता है कि आप जिनके हित की बात कर रही हैं, अगर उनकी आमदनी बढ़ने वाली होती तो वो अपनी फसल को छोड़कर पिछले 75 दिनों से बॉर्डर पर रात के इस ठंडी कड़कड़ाती सर्दी में क्यों बैठे होते? मनीष जी, आपने देखा आज का चक्का जाम तो फेल हो गया ना पूरा। और 26 जनवरी के पहले की अगर आप यही टिकैत जी की स्पीच सुने, उसमें वो साफ कहते हैं, अरे तुम्हारी जमीन नहीं बचनी, सरकार तुम्हारी जमीन हड़पने जा रही है। आप खुद जानते हैं सरकार ने कितनी बार समझाया है सब लोगों को कि ये जमीन हड़पने की कोई बात ही नहीं है। भाई अगर आप किसी दुकान से कोई सामान खरीद रहे हैं, इसका ये मतलब थोड़ी आपने दुकान खरीद ली। किसान की फसल खरीदने में और जमीन हड़पने में जमीन आसमान का फर्क है। यही बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़कर, सर झुकाकर सारे किसानों को समझाई है। तो सच्चाई तो जो है वो जनता तक पहुंच जाएगी, लेकिन जनता को राहुल जो गांधी ने बरकरार अभी एक है, ट्वीट किया है, चारू जी, चारू प्रज्ञा, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है जो अभी मैंने पढ़ा था, शायद आपने, अगर आप टीवी देख रही मैंने देख रही देखा। होगी। और मनीष जी, अगर आपको याद होगा जब ये आंदोलन शुरू हुआ था और राहुल गांधी जी इसमें कूदना चाह रहे थे, आग में घी डालना चाह रहे थे, इन्हीं किसानों ने साफ कह दिया था, अब दूर रहिए हमारे आंदोलन से, आपको और कोई जी। काम नहीं है क्या? हमारे बहुत साथ आपको अंशुल अभिजीत भी हैं, अंशुल अभिजीत भी है, चारू प्रज्ञा। नहीं तो अंशुल मुझ पर आरोप लगाएंगे कि आपने बीजेपी को ज्यादा समय दिया। अंशुल, मेरा सवाल आपसे, आपने चारू प्रज्ञा की बातों को सुना, उनके अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि आज आप दुखी होंगे क्योंकि चक्का जाम को आपका समर्थन था और समर्थन पंजाब हरियाणा में छुटपुट चक्का जाम छोड़े तो बाकी सारे देश में ये पूरी तौर पर सुपर डुपर फ्लॉप रहा। तो बीजेपी इसको लेकर खुश है कि भाई, जिसको लेकर सारे देश में चर्चा हो रही थी कि भाई ये आंदोलन एक फिर से बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है, वो बिल्कुल सुपर डुपर फ्लॉप रहा आपके राज्यों को छोड़कर। महाराष्ट्र में तो वो भी दिखाई नहीं दिया। ये देखिए मनीष जी, मुझे लगता है कि ये तुच्छ बातें आप इस बहस के बीच में ला रहे हैं जो एक बहुत महत्वपूर्ण बहस है। आपको ये लग रहा है सफल हुआ या नहीं हुआ, ये बात नहीं है। ये हम बहस कर सकते हैं। देखिए, आज टिकैत जी का बयान आपने सुना, अच्छी तरह सुना। ये बयान में उन्होंने कहा कि अगर आप कील बोएंगे तो हम फसल बोएंगे। एक शांतिपूर्वक और अनुशासन की तरफ ये आंदोलन जा रहा है। कांग्रेस का इसका समर्थन है। हम ये चाहते हैं कि ये सरकार ये काले कानून वापस ले, तभी ये किसान वापस जाएंगे। तो इसमें आपत्ति क्या? कुछ इसमें बदला नहीं, चक्का जाम होते रहेंगे, यहां पर आंदोलन बढ़ता रहेगा। और ये जरूर देखिएगा कि ये जो 2 अक्टूबर का जो समय दिया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शांतिपूर्वक तरीके से ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और लोग इसमें बीच में आएंगे। देखिए, मैं जानता हूं मनीष जी, आपको आंकड़ों के प्रति बड़ी श्रद्धा है। आपको ये जरूर पता होगा कि इन दिनों में 170 किसानों ने शहीद हो गए इस आंदोलन में। और ब्यूरो है, इनके रिपोर्ट के मुताबिक जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं 2019 में, आपको ये पता होगा कि 10,000 किसानों ने आत्महत्या कर दी। तो बड़ा गंभीर मामला है। हमारी ये आपत्ति है, ये जो कानून है ये जायज है ही नहीं कि जिस तरीके से राज्यसभा में इसको बुलडोज करके आगे बढ़ाया गया, बिना सहमति के, बिना कोई गुफ्तगू के, बिना कोई वार्तालाप के जिस तरह बढ़ाया गया, इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। ये जायज है ही नहीं। इसको वापस लेना ही पड़ेगा। और अगर आप वापस नहीं लेंगे तो ये आंदोलन बढ़ता जाएगा। और इस तरफ आप देख रहे हैं एक तरह से पैरानोया हो गया है सरकार में। उनको आंदोलन बढ़ तो नहीं रहा है, लेकिन अंशुल जी, सरकार की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, माफी उनके चाहते जवाब हो, क्या आपको होने मेरी बात चाहिए। सुन के दुख अंशुल, होगा, लेकिन अंशुल, आंदोलन चारू बढ़ प्रज्ञा, तो नहीं रहा है। चारू प्रज्ञा, आंदोलन ठंडा पड़ रहा है। और जैसा मैंने बोला, जब तक रिफॉर्म्स नहीं आएंगे किसान की आमदनी कैसे बढ़ेगी? जिस पुराने ढर्रे पर दुनिया चल रही थी हम वैसे ही चलाते रहेंगे तो एडवांसमेंट कैसे होगा? एडवांसमेंट के लिए रिफॉर्म्स चाहिए। रिफॉर्म्स के लिए आपको उनको एक्सेप्ट करना होगा। किसानों को भड़काने से किसानों की आमदनी नहीं बढ़ने वाली है। और आप जो किसानों की देहांत की संख्या बता रहे हैं, सरकार ने निरंकारी मैदान पूरा तैयार करके रखा था। क्यों किसान जाके निरंकारी मैदान में नहीं बैठे जहाँ सारी हम दोनों चाहते हैं कि किसानों की आमदनी तो आगे आप बढ़े गाँव के और वो शहरों के बेहतर हो, लेकिन ये तरीका नहीं है। हाईवे पे बैठे हुए हैं। ये तो आपका निर्णय था ना, जहाँ पर सरकार ने पूरी
पूरी जी, आपको फैसिलिटी जी, चारू प्रज्ञा उत्तर प्रदेश की राजनीति को राजनीति कर रहे एक नेता हमारे साथ है, डॉक्टर अनुराग भदौरिया। आप जानती होंगी अखिलेश सरकार में आप मंत्री रहे हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, आपका स्वागत है। चारू प्रज्ञा की बातें आपने सुनी, आप लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? जबरदस्ती आप लोग फसल काटने में लगे किसान आंदोलन की, जब सरकार चाहती है कि किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो, किसान ज्यादा कमाए, आप लोग जबरदस्ती किसानों के साथ खड़े हैं, ऐसा बीजेपी कह रही है, मैं नहीं। डॉक्टर भदौरिया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनुराग भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनुराग भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आऊंगा आपके पास, मैं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी के पास चलता हूं। चौधरी साहब, ऐसा लगता है कि जैसे राकेश टिकैत घमंड में चूर हैं। उन्होंने एक अपने कहते कहते ये तक कह दिया कि मेरे पिता महेंद्र सिंह टिकैत का जो आंदोलन था वो छोटा था, यह आंदोलन ज्यादा बड़ा है। चौधरी साहब, कम से कम इस तरह की बातें तो नहीं होनी चाहिए। आपके पीछे जो तस्वीर है वो अपने आप में कितनी बड़ी तस्वीर है, आप ये सोचिए। और उसके साथ अगर एक किसान नेता ये कहते हैं कि मेरे पिता का जो आंदोलन था वो छोटा है, वो शायद ये भूल गए कि उनके पिता के आंदोलन के बाद ही वीर बहादुर सिंह को घुटनों पर आना पड़ा था। चौधरी साहब, जो कमेंट ने किया है उसको ना बताते हुए और उसके ऊपर अलग से कोई मैं टिप्पणी करूं, कंट्राडिक्ट रहेगा। उन्होंने ये कहा होगा कि भाई उससे बड़ा आंदोलन हुआ है, ये कहना चाह रहे होंगे वो। खैर, उसको छोटा बताना किसी भी आंदोलन को उचित नहीं होता, उसकी महत्ता क्या है वो ज्यादा बड़ी बात है। जो हमारी बहन प्रज्ञा जी ने कहा उसका मैं बता दूं कि मंदा हो रहा है आंदोलन। अभी लगातार पूरे पश्चिम यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में बड़ी बड़ी महापंचायत हो रही हैं, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बहन जो है पढ़ी लिखी है और इन्होंने निश्चित रूप से आज का। चौधरी साहब, आप शामली का जिक्र तो नहीं कर रहे हैं? चौधरी साहब, आप शामली का जिक्र तो नहीं कर रहे हैं महापंचायत का? जी जी बिल्कुल, शामली का देखिए, शामली की फोटो देखिए, कितनी जबरदस्त भीड़ है वहां पर, कैमरे में समा नहीं रही है। ये सब अखबार में जो है छपी है, ये हिंदुस्तान टाइम्स में छपी है अगर आप देखें। और इसी प्रकार से पिछले हफ्ते जो ये मीटिंग हुई थी जींद की, वो है, मतलब एक कैमरे के शॉट में वो आ नहीं पा रही है, इतनी भयंकर भीड़ इकट्ठी हो रही है। और हमारी बहन के जो आदरणीय पिताश्री हैं वो बागपत से आते हैं, जो चरण सिंह जी जिनकी फोटो लगी हुई है, जो वहां से सांसद बनते थे। बड़ौत में बहुत विशाल मीटिंग हुई, उससे पहले जो है यहाँ पर मुजफ्फरनगर में, बिजनौर में और मथुरा में मीटिंग हो चुकी है। कल को अमरोहा में मीटिंग होने जा रही है। और ये स्वयं स्फूर्त मीटिंग है। जिस दल की बात इन्होंने इशारों में की, मैं बता दूं, उस दल की कोई हैसियत नहीं है कि वो 1000, 2000, 5000 आदमी भी अपने बलबूते इकट्ठा कर लेता। लेकिन ये किसानों की भीड़ है, स्वयं स्फूर्त भीड़ है। इस बात से आपको सहमत होना पड़ेगा। उनकी कितनी हैसियत है नहीं है उस पर मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन ठीक है, आप जीते हैं, आपको विनम्र रहना चाहिए। लेकिन अब जो ये आंदोलन बड़ा होता जा रहा है, इसको इग्नोर ना करें। जैसा अन्ना आंदोलन में गलती की थी यूपीए 2 में, और अगले बार 44 सीटें रह गई, ये दुष्परिणाम झेलने पड़ जाते हैं। दम्बकारी और इग्नोर करना। चौधरी साहब, आपसे एक छोटी बात समझना चाहेंगे, और आपको लाखों करोड़ों दर्शक इस समय जो देख और सुन रहे हैं वो जानना चाहते हैं, आखिर राकेश टिकैत ने दिल्ली, एनसीआर, यूपी और उत्तराखंड में डिस्काउंट क्यों दिया? यहां पर चक्का जाम क्यों नहीं हुआ? हाँ, इसमें इसके दो कारण थे। एक तो ये था कि भाई यहाँ पर मुख्य फसल जो है वो गन्ना है, गन्ने की छोल चल रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में गन्ना नहीं होता इतना, थोड़ा सा कुछ बेल्ट है हल्की सी हरियाणा में, कुछ मिले जो है वहां पर पंजाब में है। वहां की मुख्य फसल जो है गेहूं है। गेहूं अपना बोआ जा चुका है, उसकी कटाई का काम होगा, वो अप्रैल में होगा। तो वहां के किसान रिलेटिवली ज्यादा ट्रैफिक रोकते तो हमारी खुद की गाड़ियां जो गन्ना लेकर के जा रही हैं ट्रैक्टरों, वो रुक जाती, उससे नुकसान होता, क्योंकि पर्ची होती है, पर्ची में उस दिन गन्ना जरूरी होता है। तो एक तो कारण ये था। दूसरा, यहाँ की जो है लोगों को स्टैंड बाई पे रखा गया था कि अगर कोई दिल्ली में या कोई और बात सरकार करती है तो 1.5-2 लाख आदमी तुरंत जो 2-3 घंटे के नोटिस पे उत्तराखंड और यहाँ से पहुंच सके। या कहीं आपको चौधरी साहब ये तो नहीं लगा, चौधरी साहब कहीं ये तो नहीं लगा कि ये वो सरकारें हैं
जिनमें केंद्र की सरकार जिनकी है उन्हीं की सरकारें हैं, तो कहीं हो सकता है कि कोई एक और साजिश ना हो जाए। इस बात का अंदेशा तो नहीं था आप लोगों को? केंद्र की सरकार तो ये बीजेपी की हरियाणा में भी है, तो ऐसी बात नहीं थी। ये अंदेशे वाली बात पे मैं जरूर आ रहा था कि भाई हाँ, ये हमें था नहीं, ये अपने लोगों को भेज करके हिंसा ना करा दे, ये भी है, गन्ने वाली बात भी है, और स्टैंड बाई पे रहने की बात है, क्योंकि सारी फोर्सेस को एक साथ मोबिलाइज करने का कोई बहुत ज्यादा नहीं। चौधरी साहब, आप ये मानते हैं कि इस कानून से आमदनी नहीं बढ़ने वाली? क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर बीरपाल भी हैं। चौधरी साहब, आमदनी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? सरकार बार बार इस बात पर जोर दे रही है कि यह कानून केवल और केवल किसानों के हित में है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि रोटी तिजोरी में बंद होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही जमीन जाने वाली, ना ही किसानों की आमदनी पर कोई असर पड़ने वाला है। आपको लगता है? छोटा जवाब चौधरी साहब, फिर मैं डॉक्टर बीरपाल को लाऊं। देखिए, यदि एमएसपी की गारंटी दे दी जाती तो में जो किसानों के डाउट थे उनको दूर करते हुए संशोधन कर दिए के लिए जो है कहीं ना कहीं किसान तैयार हो जाते, क्योंकि एमएसपी का कानून सरकार नहीं बना रही है, तो कहीं ना कहीं किसान भी अड़ गए हैं। मेरा ये स्टैंड जी। डॉक्टर बीरपाल जी, चौधरी साहब को आपने सुना और हमारे बाकी पैनलिस्ट को सुना। डॉक्टर अनुराग भदौरिया को मैं लाऊंगा, चूंकि इस समय चौधरी साहब जवाब दे रहे थे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी अपनी बात रखें। डॉक्टर बीरपाल, चौधरी साहब और बाकी किसान यूनियन इस समय जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको नहीं लगता कि इस कानून से आमदनी बढ़ने वाली है? जी हां, आमदनी नहीं बढ़ेगी, उल्टा डर सता रहा है। तो आखिर इसको साफ कौन करेगा? देखो, ये कुछ लोग ऐसे हैं, और मैं अभी नाम भी बता सकता हूं मैं, कि पहले तो कहते हैं वो चीज सही है और बाद में कहते हैं वो चीज गलत है। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा उनका स्टैंड कहां है। नंबर 2, ये जो कि हमारे भाई राकेश टिकैत जी या हमारे नेता जो बोल रहे हैं कि भाई किसानों की जमीन जा रही है या उनकी रोटी तिजोरी में बंद हो रही है, ये कैसे हो रही है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा इस बात का कि भाई तिजोरी में रोटी कैसे बंद हो रही है और कैसे जमीन जा रही है, जबकि जमीन जा नहीं रही है, जमीन और बढ़ेगी इनकी। मैं भी इस बात की गारंटी क्या कहूं, खैर गारंटी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 99% जैसे दूसरे लोग कुछ अपने विचार रख रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं ये कानून किसानों की खुशहाली लाएंगे, 100% लाएंगे। तो हाँ, ये अलग बात है कोई आदमी मतलब अब समझ नहीं रहे हैं, पहले कुछ कह रहे अब कुछ कह रहे, वो अलग बात है। लेकिन ये जैसे देखो ये भी एक भाषा ठीक नहीं है। हम दिल्ली की एक एक कील निकाल के जाएंगे भाई, ये तो मेरे हिसाब से तो ये लोग जो हमारे हैं ये किसान जाति को खुशहाल देखना ही नहीं चाहते। और जैसे मैं आपको बताया था, पहले भी बता रहा हूं आपके चैनल पे, अभी भी बता रहा हूं, हमारे देश में 86.21% मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स है, उनके पास तो बुग्गी भी नहीं है, ट्रैक्टर तो बहुत दूर की बात है। जो बुग्गी डॉक्टर बीरपाल जी, मैं कह रहा हूं, डॉक्टर बीरपाल जी, किसान इस समय कह रहे हैं, डॉक्टर बीरपाल जी, डॉक्टर साहब किसान कह रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है चौधरी पुष्पेंद्र सिंह भी कहेंगे, मैं उनसे भी पूछूंगा। किसान कहते हैं आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। जो आप कह रहे हैं उसमें आप ये कह रहे हैं कि आमदनी 1 रुपया, खर्चा अठन्नी। चौधरी साहब, नहीं, देखिए लागत तो लगातार बढ़ रही है। अब जैसे मैं एक उदाहरण डीजल का ही दे दूं, डीजल का रेट जो है 80 रुपए से ऊपर चल रहा है। भाई इस देश में जब $110 का कच्चा तेल आया करता था तो ये लोग शोर मचाते थे, 50-60 रुपए में बेच रहे हो। ये कहते थे हम आएंगे तो हम 35 रुपए में डीजल देंगे। तो ये अब क्या हो रहा है, 55 रुपए 50 रुपए के कच्चा तेल है और आप जो है 85-80 रुपए में बेच रहे हैं पेट्रोल डीजल। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की दोहरी नीतियां हैं, जिसकी वजह से लागत काफी ज्यादा बढ़ी है और किसान घाटे में आया है। इसी वजह से ये सब तमाम आंदोलन हो रहे हैं। जी चौधरी साहब, डॉक्टर बीरपाल आऊंगा मेरे साथ, डॉक्टर अनुराग भदौरिया। डॉक्टर साहब, पिछली देश का सवाल में भी आखिरी नंबर आप ही पर आया था। अनुराग भदौरिया, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, कैन यू हियर मी? डॉक्टर अनुराग भदौरिया, अनुराग भाई आवाज आ रही है? भाई अनुराग तक आवाज नहीं जा पा रही है। हमारे साथ चारू प्रज्ञा। चारू इस समय जिस तरह से अल्टीमेटम केवल ये नहीं है कि एक एक कील निकाल कर आगे जाएंगे, अल्टीमेटम तो ये भी है कि 2 अक्टूबर तक बैठेंगे। 2 अक्टूबर तक बैठने की तैयारी है, सोच लो सरकार। मनीष जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ।
पहली बात तो अगर आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, जहां पर भी किसान की आमदनी अच्छी है, जहां पर भी किसान रिच है, वहां पर प्राइवेटाइज सिस्टम है। जो हम रिफॉर्म्स अब अपने देश में इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, ये दुनिया के हर कोने में है। आप किसी यूरोपियन देश को उठा के देख लीजिए, आप अमेरिका, कनाडा चारू को देख चारू लीजिए। इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। चारू मुझे रोकना होगा आपको। इस वक्त आ रही है बड़ी खबर, बड़ी खबर। आंदोलन स्थलों पर इंटरनेट बैन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इंटरनेट निलंबन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। दिल्ली की सीमाओं पर इंटरनेट बैन हटाने की मांग। इस वक्त की बड़ी खबर, इंटरनेट बंद करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, आंदोलन की जगह पर इंटरनेट बैन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, हमारे साथ एडवोकेट निशा बंद जी हैं। निशा जी, इस वक्त की बड़ी खबर, मामला सर्वोच्च अदालत पहुंचा कि इंटरनेट बैन करना गैर कानूनी। निशा जी जी, अगर इंटरनेट बैन करके अगर हमारी कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो हमारा जो साइबर क्राइम जो होता है वो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 एक्ट के अंडर आता है और इसमें जो सेक्शन 66A है वो इसको डील करता है। पर अगर हमारा इंटरनेट का इस्तेमाल कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए या कोई भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए किया जाता है जिसमें हिंसा भड़कती है। जो याचिका गई है सर्वोच्च अदालत में, वो ये कहती है कि मौलिक अधिकारों का हनन है, यानी बेसिक ह्यूमन राइट्स का ये वायलेशन है। निशा जी, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा हमारे साथ हैं। आशीष, इस वक्त की बड़ी खबर। एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में मनीष जी दाखिल की गई है, जिसमें जो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पे जो इंटरनेट को सस्पेंड किया गया है उसको चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना था कि जो इंटरनेट की सुविधा है वो मौलिक अधिकार है, ऐसे में इंटरनेट जो बॉर्डर के एरिया है वहां पर बहाल किए जाए। दूसरी अहम बात कि 26 जनवरी को प्रदर्शन के दौरान जिस किसान की ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई, उस मामले की न्यायिक जांच की मांग की गई है। ये दो प्रेयर के साथ ये सुप्रीम कोर्ट का मनीष जी एक और फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए ये पुलिस का अधिकार क्षेत्र है कि वो चाहे तो इंटरनेट की जो सर्विसेज है वो सस्पेंड की जा सकती है। इसका उदाहरण हमने जम्मू कश्मीर में भी देखा था कि जम्मू कश्मीर में 1 साल से ज्यादा वक्त से वहां पर 2G इंटरनेट ही काम कर रहा था। लेकिन आज से 4G बहाली की खबरें भी आ गई हैं। आशीष, आज से 4G बहाल हो रहा है जम्मू कश्मीर में। आशीष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निशा बंद भी यही कह रही थी कि अगर सरकार को या पुलिस को, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली एजेंसीज को ऐसा लगता है कि अगर इससे कानून व्यवस्था में कोई दिक्कत हो सकती है तो ये बंद की जा सकती है। जी हाँ, इस वक्त देश के सवाल में आगे बढ़े उससे पहले एक और बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर सूत्रों के हवाले से खबर। किसान आंदोलन के जरिए साइबर अटैक का खतरा। इस वक्त की बड़ी खबर, किसान आंदोलन के जरिए साइबर अटैक का खतरा। पाकिस्तान, यूएस, कनाडा और जर्मनी के रास्ते हमले का खतरा। आंदोलन का स्वरूप बिगाड़ने की बड़ी साजिश, वेबसाइट हैक और लोगों को भड़काने की साजिश। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और इस पर ताजा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश, देखिए मनीष जी, बड़ी खबर आ रही है। खुफिया एजेंसियों ने इस बाबत गृह मंत्रालय को अलर्ट किया है, जिसमें ये कहा है कि किसान आंदोलन की आड़ में साइबर अटैक का खतरा मंडरा रहा है और खास तौर पर पाकिस्तान, यूएसए, जर्मनी और कनाडा के जरिए कुछ साइट्स को हैक करने के फिराक में है। साथ ही साथ कुछ भड़काऊ वीडियो के जरिए हिंसा फैलाने के फिराक में है और ऐसी स्थिति में इन तथ्यों पर खास तौर पर नजर रखी जाए। खुफिया एजेंसियों के पास जो जानकारी है अभी के। जी राकेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जी हाँ, जैसा कि अंदेशा जताया जा रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश, जी हाँ, आंदोलन में खलल डालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है, जिसमें बड़े बड़े कलाकार यूनाइटेड स्टेट्स और अलग अलग जगह से, जी हाँ, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, रिहाना, मिया खलीफा और इतना ही नहीं तो अमेरिका की उपराष्ट्रपति, उनकी भांजी मीना हैरिस ने भी अपने अपने अंदाज में ट्वीट के जरिए भारत पर हमला बोलने की कोशिश की थी। जी हाँ, आइए लौटते हैं अपनी बहस की ओर। हमारे साथ मेहमानों के रूप में लगातार मेहमान बने हुए चारू प्रज्ञा, अंशुल अभिजीत, टीवी स्क्रीन पर चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, एडवोकेट निशा बंद, डॉक्टर बीरपाल और डॉक्टर अनुराग भदौरिया।
जी हाँ डॉक्टर साहब, आज से पहले पड़ाव में बात नहीं हो पाई थी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आपके लोग फोन उठा लेते हैं, उसके बाद होल्ड पे डाल देते हैं, अपनी डिबेट अलग चला रहे हैं, हम होल्ड पे पड़े हैं। बताओ। नहीं, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, आपको पता है इस समय सीमा पर आंदोलन चल रहा है, और आपने अगर ब्रेकिंग खबर देखी होगी तो इंटरनेट को लेकर और सेवाओं को लेकर इस समय कुछ असमंजस की स्थिति है। तो आप ये ना कहें कि हमारे किसी ने होल्ड पर डाला है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको बुलाए हैं, बातचीत करने के लिए बुलाए हैं, बहस करने के लिए बुलाए हैं, आपका स्वागत है। मेरा सवाल आपसे, बीजेपी कह रही है इन तीनों कानूनों के जरिए किसान की आमदनी बढ़ेगी। डॉक्टर भदौरिया, आप लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है अगर सरकार कह रही है कि किसानों की आमदनी बढ़ने वाली है? डॉक्टर भदौरिया, देखिए, बड़ी देखने वाली बात यह है कि देश में किसान 2 महीने से ज्यादा धरने पे बैठा है। 150 से किसाने ज्यादा की मौतें हो चुकी, जबकि सरकार जानता है कि हर रोज किसानों की मौतें हो रही है। सरकार जान रही है कि हर रोज किसानों की मौतें हो रही है। फिर किसानों की बात क्यों नहीं सुनना चाहती सरकार? फिर क्यों नहीं उनका कानून वापस लेना चाहती सरकार? ये किसान हिंदुस्तानी तो है, हजारों साल से इस देश का पेट तो पाल रहे हैं, और जिनके लिए सरकार कानून बनाना चाह रही थी धन्ना सेठों के लिए, शायद वो भूल गई कि नहीं, किसान का बेटा जो एक बाप अन्न उगाता है तो बेटा सरहद पे खड़ा होके हमारी सरहद की हिफाजत करता है, और पुलिस में भर्ती होकर हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा की हिफाजत करता है। और जिनके लिए कानून बनाना चाहते हैं उनके दूर दूर तक ना बेटा फौज में है, ना कोई रिश्तेदार उनका पुलिस में होगा। सोचिए आप, एक किसान जिसका बेटा फौज में है, पुलिस में है, और दोनों बेटा सीमा पे सुरक्षा कर रहा है, हम बाप यहाँ पे अन्न उगा के देश का पेट भर रहा है, और उन्हीं के साथ अत्याचार। डॉक्टर भदौरिया आपको एक बात बताना चाहता हूं। डॉक्टर अनुराग भाई, आपको बताना चाहता हूं कि इस पैनल पर बीजेपी की जो प्रवक्ता हैं, जी हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हैं, और उनके पिता 26/11 जब मुंबई में हुआ था तब महाराष्ट्र के बड़े पुलिस अधिकारी थे। तो आप ये ना कहें कि कौन जानता है कौन नहीं जानता है। चारू प्रज्ञा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अरे बात तो कर अनुराग जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, 30 सेकंड का समय दीजिए, सिर्फ केवल 30 सेकंड का आपसे समय मांग रही हूँ। मनीष जी, मैं एक किसान की पोती हूँ और एक पुलिस वाले की बेटी हूँ, और मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ आधे लोग किसान हैं और बाकी आधे लोग यूनिफॉर्म पहन के अपने देश की सुरक्षा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, दोनों तरफ देश की सेवा करते हैं। मैं अनुराग जी आपसे पूछना चाहती हूँ, आप तो फॉरेन कंट्रीज में पढ़े हैं, बाहर से पढ़कर आए हैं, मुझे मैं डिबेट करूँ या नहीं करूँ बता दीजिए। जहाँ पर किसान अमीर है और जहाँ पर इस तरीके का रिफॉर्म नहीं है, तो बाहर के किसानों के लिए तो ताली बजाते हैं, बोलते हैं वहाँ रिफॉर्म्स हुए, बहुत अच्छा हुआ। चारू प्रज्ञा, डॉक्टर भदौरिया कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर भदौरिया, अपनी बात रखें। ये तो मैंने इसलिए कहा कि आपको जानकारी हो कि यहाँ पर बीजेपी की जो प्रवक्ता बैठी है, न वो केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती है, बल्कि उनके पिता महाराष्ट्र पुलिस में रह चुके हैं। चारू प्रज्ञा, डॉक्टर भदौरिया को बोलने दीजिए। डॉक्टर भदौरिया को बोलने दीजिए। डॉक्टर भदौरिया, मनीष जी, अगर आपको कोई बात चलानी होती तो आप बोल दिया करो कि हम बीजेपी की बात चलेगी, आप भी आइए बीजेपी। नहीं, कोई बीजेपी की बात नहीं, बात मुद्दों की होगी। अनुराग भाई, आप मेरे देश का सवाल में दर्जनों बार आ चुके हैं। ये निष्पक्ष मंच है जहां पर किसी के साथ भी पक्षपात नहीं होता। अनुराग भाई, यहाँ पक्षपात नहीं होता। चारू प्रज्ञा, अनुराग भदौरिया को जवाब देने दीजिए। आप इतने देर बाद आए हो, बात नहीं करने दे रहे हो आप। अरे आपका साउंड सिस्टम खराब था अनुराग जी, मैं तो चारू प्रज्ञा, डॉक्टर भदौरिया को बोलने दीजिए। चारू प्रज्ञा, अनुराग भाई अपनी बात रखें, आप अपनी बात रखें। अनुराग भाई, देखिए, कमाल की बात है, मनीष जी, जब आप बुलाते हो तो बोलने दिया करो, नहीं बुलाते नहीं तो बोल दिया भाई करो। साहब, समय की भी बात है। अनुराग भाई, आप शुरू के आधे घंटे नहीं जुड़ पाए थे, दर्शक भी देख रहे थे कि आपको आवाज नहीं आ रही थी। अरे जब आवाज आ रही तब कौन सा बोलने? अरे लेकिन मुझे और भी सवालों पर जाना है अनुराग भाई, मुझे और भी सवालों पर जाना है, आप जवाब दें। कर नहीं सकते क्योंकि वो हिम्मत नहीं है किसी की, और हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज दबा रहे हो आप। अरे आपकी आवाज दबा रहे नहीं, आपको बोलने के लिए बुलाया गया है। अगर आवाज ही दबाना होता तो आपको बुलाते क्यों? अरे छोड़िए, अब आप बुलवा लीजिए उनसे, छोड़िए, हमें नहीं बोला, मेरा मूड ऑफ हो गया।
चलिए कोई बात आप थोड़ी अपना होती है। मुंह ठीक करिएगा और इस तरह से मैं कमाल के सियासत आप और बुलवाना ऐसे चाहते हो। संवेदनशील मुद्दों पर इस तरह से बात नहीं होती। नहीं, अगर और आपको क्या, आप संवेदनशीलता किसान होती से बुलवाना तो चाहते आप हो, अपनी बोलने बात नहीं रखते हैं। दोगे। अनुराग आप भाई, अच्छी बात यहाँ करते पर हैं, मूड आपने नापने उनका और बात मूड को नहीं भापने के लिए मैं नहीं बैठा लगा दिया हूँ। आपने। मैं मूड भापने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं सवाल तो कर रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे। आप बात इसी करने तय से में हमारा कि बात आपको मैं करने से जवाब और नंबर सवाल आया। करने के हमने लिए आपकी बुलाया बात हूँ, शुरू आप करी, उसका आपने जवाब नहीं दे रहे। टोकने के आइए बाद आइए चालू चौधरी करके साहब, आगे। तो चौधरी कैसे साहब, डिबेट होगा, आपको ये बताइए लगता है, आपको ये लगता है चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी की इस समय जो आंदोलन है वो हाईजैक हो चुका है और सियासत वाले जिस तरह से किसान की मिट्टी, ये क्रांति की मिट्टी है, उसको लेकर, इस मिट्टी को लेकर अब राजनीतिक दल भी अपनी फसल बोने पर लगे हैं उसी मिट्टी में। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, नहीं, ये तो होता ही है। और अनुराग भाई, अपना मूड मत खराब करो। अब तो कुछ अच्छे दिन आते हुए दिख, अंदर तो आप प्रसन्न रहो। किसान मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ बीजेपी से जो वोट हटे गए, शायद आपकी तरफ जाने की ज्यादा संभावना है। इसलिए आप ठंडा दिमाग बना के लेकिन रखो। चौधरी कोई साहब, बात नहीं, मेरे इस आपको देश कम के मौका सवाल के मिला। मंच में मैं जी। किसी पार्टी को वोट बटोरने के लिए या वो चर्चा करने के लिए नहीं बुलाया हूं। ये एक संवेदनशील बिल्कुल। मुद्दा है जो लगातार हम कैंपेन के रूप में किसान, अन्नदाता को लेकर और उसके साथ साथ आखिर इसका समाधान कैसे ढूंढा जाए, उस चर्चा के लिए हम यहां पर जुटते हैं। यहां पर किसी को फायदा हो या किसी के नफा नुकसान का बंटवारा करने, ये देश के सवाल का मंच नहीं है। बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूं कि जो मिट्टी है, इसमें ये लोग अपना फसल उगाने के लिए सोच रहे हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर के यहाँ आंदोलनरत है। जी चौधरी साहब, मेरे साथ अंशुल अभिजीत है। चौधरी साहब, आपने अपनी बात रखी। अंशुल अभिजीत, अंशुल, इस समय जो हालात आपको दिखाई देते हैं, आप ही की पार्टी पर सीधे उंगलियां उठती हैं कि आप ही लोग इसको भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। और जहां तक बात की जाए तो बीजेपी सीधे तौर पर आप पर यह कहती है कि आप लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय, जिस तरह से रिहाना और बाकी लोगों के ट्वीट हुए, आपके पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता ने उसको सबसे पहले रिट्वीट किया। आखिर ऐसा क्यों होना चाहिए? और बड़ी खबर अभी आपने देखी अंशुल, आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है। कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश नहीं हो रही है। ट्वीट का एक नियम होता है। ट्वीट करने कोई इस विषय में पीएचडी की जरूरत नहीं है। कोई ट्वीट करने के लिए आप अपनी संवेदनशीलता या सद्भावना प्रकट करना चाहते हैं तो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, कोई भी हो, आप ट्वीट कर सकते हैं। कोई बड़ी नहीं, कोई पीयर रिव्यूड जर्नल में आपका लेख नहीं आना चाहिए ट्वीट करने से पहले। और आप की समस्या का समाधान हो, मैं जल्दी से एक बात कहना चाहता हूं। हम कयामत तक, ईश्वरीय निर्णय तक ये बहस कर सकते हैं कि ये कानून किसानों के हक में है कि नहीं है। चारू जी ने बहुत बार कहा कि हाँ, ये किसानों के हक में है, हम चाहते हैं उनकी आमदनी बढ़े। ठीक है, वो चाहती हैं, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन मैं सवाल है कि ये इसकी बुनियाद ही ठीक नहीं है इस कानून की। जो कानून संवैधानिक उल्लंघन के बाद पार किया गया हो, वो कानून ठीक हो कैसे सकता है? जब बिल का कभी बहस हुआ ही नहीं तो वो कानून बन कैसे सकता है? हमारी बस इतनी ही मांग है, अगर आप समाधान चाहते हैं, अगर आप बहस करना चाहते हैं तो कयामत तक कर सकते हैं। अगर आप समाधान ऐसा चाहते क्यों हैं कहते तो हैं अंशुल? कानून को आपको वापस बताऊं लीजिए। अंशुल, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। अंशुल, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपके पार्टी का जो स्टैंड रहा है, आप लोग तो एसएफजे के साथ भी खड़े हुए दिखाई दिए थे। तो इस तरह से बातें होने लगी और सरकार ने और बीजेपी हमलावर होकर आप पर कहती है कि आप लोग तो उनके साथ है जो देश विरोधी हैं। नहीं, सरकार का ये प्रॉब्लम ये है कि अगर जो सरकार के साथ नहीं है वो देश विरोधी हो जाता है। सरकार और देश में फर्क है, मुल्क और इस सरकार में फर्क है। और ये सरकार राष्ट्र सर्वोपरि। अंशुल, निशा जी, मेरा बांटना चाहती है। जी अंशुल, निशा जी, मेरा छोटा सवाल है साइबर क्राइम को लेकर। अभी आपने दो खबरें देखी। एक खबर में हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है जी। अब रिहाना और बड़े मियां खलीफा और जिस तरह से ग्रेटा थनबर्ग और ये मीना हैरिस को लेकर जो ट्वीट सामने आए थे, उसको लेकर पुलिस ने, साइबर सेल ने एक एफआईआर दर्ज की जिसमें नाम नहीं है। अब ये साजिश का खुलासा होता दिख रहा है। आपको लगता है कि ये एफआईआर के जरिए क्या अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है? और ऐसे में कानून क्या कहता है, कानून क्या कर सकता है? जी 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 बिल्कुल। ऐसे देखने में जो ट्वीट सामने नजर आए हैं वो उनको देखने में तो ये लगता है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय, कुछ थर्ड पार्टी इसमें जरूर इन्वॉल्व है। और एक जैसे जी अभिजीत जी अभी बोल रहे थे कि ट्वीट करना ये बिल्कुल एक नॉर्मल है। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहती हूँ कि जो कानून जो सरकार ने बनाए हैं वो सरकार को समझ नहीं आ रहे हैं।
पर क्या आपको लगता है कि जो पॉप सिंगर जो है, जो ग्रेटा थनबर्ग है, जो उनको लगता है कि आपको ये कृषि कानून समझ आ रहे हैं कि जो उन्होंने ट्वीट किया है, क्या वो समझ पा रही हैं कृषि कानूनों को ट्वीट करने से पहले? सबसे बड़ा सवाल ये। और अगर इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है तो टूल किट क्यों अपलोड करके रिमूव करी गई? जी निशा जी, ये सारे मामले जो हैं जांच के दायरे में हैं और मेरे लिए अब देश के सवाल को खत्म करने का वक्त है। जी हाँ, मेरे साथ चारू प्रज्ञा, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, अंशुल अभिजीत, डॉक्टर बीरपाल। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास दूसरे सवाल के साथ नहीं आ पाया, मेरे लिए समय अब इतना ही है और मुझे देश का सवाल खत्म करना है। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि किसान आंदोलन को लेकर सियासी फसल ना काटी जाए और किसानों के हित की बात और समाधान का रास्ता ढूंढा जाए। देश का सवाल में आज के लिए बस